friend, this is online classes of Supreme 60. Students, this is the third lecture of our permanent magnet and magnetic properties, which is our third lesson of magnetism. Clear? So, in this lecture, we will talk about the vibration magnetometer. Vibration magnetometer. Clear? So, what is vibration magnetometer? It is a simple device which can compare magnetic moments and magnetic fields in the region. Clear? So इसकी definition समझिए कि it is a device used for comparison of magnetic moments. Clear? Magnetic moments जैसे कि एक बार मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है? उस बार मैग्नेट के साथ एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा. तो अगर हमारे पास दो बार मैग्नेट हैं और हमें दोनों बार मैग्नेट्स के मैग्नेटिक मोमेंट्स को कंपेयर करना हो. क्लियर? सो मैग्नेटिक मोमेंट्स को क्यों कंपेयर करना है? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट ही हमें बता पाएगा कि पोल स्ट्रेंथ क्या होगी इन दोनों मैग्नेट्स की. किसकी पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी पोल स्ट्रेंथ कम है. ठीक है? सो वी हैव टू कंपेयर द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ दीज बार मैग्नेट्स. क्लियर? जो कि हम करेंगे वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर की मदद से. दूसरी चीज, अगर हमें किसी रीजन में फील्ड कंपेयर करनी है. क्लियर? मान लीजिए रीजन 1 है, ये पॉइंट 1 है और कुछ दूर पे यहां से एक पॉइंट 2 है. ठीक? हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड्स को कंपेयर करना है. क्लियर? तो हम क्या करेंगे, एक बार इस डिवाइस को हम इस पॉइंट पे रखेंगे, यहां की फील्ड्स आ जाएंगी. ठीक है? लेट इट टू बी B1. और एक बार हम मैग्नेटोमीटर को यहां पे रखेंगे पोजीशन 2 पे, तो यहां की मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, लेट इट टू बी B2. क्लियर? सो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 आपस में कंपेयर करी जा सकती हैं. क्लियर? अब कैसे करी जाएंगी इसकी बात हम आगे करने वाले हैं, है ना. पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटोमीटर्स में ऐसा क्या होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स को मेजर कर लेता है. ठीक है? मेजर कर लेता है, या फिर वी कैन से दैट कंपेयर कर लेता है. ठीक है? कंपैरिजन करा देता है दो अलग अलग पोजीशन की मैग्नेटिक फील्ड्स में. ठीक है? या फिर दो अलग अलग मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट्स में कंपैरिजन हो जाता है. ठीक है? अच्छा, इसका प्रिंसिपल क्या है, जरा पहले समझते हैं मैग्नेटोमीटर है क्या. देखिए, यहां से ये एक स्ट्रिंग से सस्पेंडेड एक मैग्नेट है. क्लियर? ये स्ट्रिंग से सस्पेंडेड एक मैग्नेट है और यहां पे हमने इस तरह से, आप समझ लीजिए कि यहां पे हमने इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अप्लाई कर दी. लेट अस सपोज दीज आर आवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. क्लियर? तो क्या होगा, आप खुद समझिए क्या होगा कि भाई ये जो बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल जो है ये एक पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरह ट्रीट करता है. क्लियर? और ये जो साउथ पोल है, दिस इज ट्रीटेड लाइक एज नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज. ठीक है भाई, ये पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज होता है और ये नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज होता है. तो जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है. ठीक है? तो उसी तरीके से द नॉर्थ पोल will try to move towards magnetic field and south pole will try to move toward opposite direction of the magnetic field. आप जानते हो एक टॉर्क भी लगेगा, that is tau equal to m cross b. क्लियर? उसकी डायरेक्शन भी आप जानते हो. ठीक है? तो यहां पे अगर आप m की बात करोगे, ठीक है, तो m भी इसी डायरेक्शन में है, b भी इसी डायरेक्शन में, टॉर्क कोई नहीं होगा. क्लियर? मतलब दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ दिस बार मैग्नेट. क्लियर? इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में है और डाइपोल मोमेंट भी लेफ्ट में आ चुका है, तो इस वजह से इसमें कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा. इस पोजीशन, ये जो बार मैग्नेट है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमने काफी बार देखा भी है ना. दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट. अब बताइए खुद से, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? खुद से सोच के बताइए कि भाई ये जो बार मैग्नेट की पोजीशन है इस केस में, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. सो आई होप द थिंग इज वेरी मच क्लियर. This is the example of stable equilibrium. ठीक? Because if we displace this north pole by an angle theta, अगर हम इस बार मैग्नेट को थीटा के एंगल से डिस्प्लेस कर दें, सपोज दिस इज योर बार मैग्नेट एंड वी हैव डिस्प्लेस्ड इट बाय एन एंगल थीटा, तो क्या होगा, अभी भी नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहेगा, साउथ पोल अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मूव करना चाहेगा, तो ये फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा. इसका मतलब क्या है, आपने सिस्टम को डिस्प्लेस किया और वो फिर से अपनी उसी पोजीशन पे आना चाह रहा है, उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करना चाह रहा है. सो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल इज द एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक? और इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है सिस्टम की, वो मिनिमम होती है. आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी इज -m.b. ठीक?
तो माइनस एम डॉट बी जब आप कराओगे, सो क्योंकि एम डॉट बी विल बी एम बी कॉस थीटा, where theta is the angle between b and m. So theta in this case is 0, cos 0 is 1. So this potential energy will be minus m dot b. This is the minus mb. This is the minimum potential energy of this system. Clear? So इस वजह से ये जो सिस्टम है यहाँ से हम देख सकते हैं ये स्टेबल सिस्टम हो जाएगा. अब स्टेबल सिस्टम से जब भी हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करने की कोशिश करेगा फिर से. ठीक है, फिर से उसे अटेन करेगा. इक्विलिब्रियम पोजीशन को जिससे वो डिस्टर्ब हुआ है उसे फिर से अटेन करेगा. ये सेम एग्जांपल ऐसा ही हो रहा है कि भाई सपोज देयर इज अ स्प्रिंग विद विच अ ब्लॉक इज अटैच्ड. अब ये इक्विलिब्रियम पे है और अगर इसको हम डिस्प्लेस कर दें x से तो इसमें फिर से ये जो है अपनी इनिशियल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा ये ब्लॉक. समझ पा रहे हो? तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये ब्लॉक भी जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम था. समझ पा रहे हो? तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. इफ इट डिस्प्लेस एनी स्टेबल इक्विलिब्रियम देन द ऑब्जेक्ट विल ट्राई टू गेन द अटेन्ड इक्विलिब्रियम अगेन. ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. अब क्या होगा? अब हमें मैग्नेटोमीटर, इसी डिवाइस को बेटा बोलते हैं मैग्नेटोमीटर. क्लियर? मैग्नेटोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर. क्या होगा कि अब हम इस इक्विलिब्रियम वाले बार मैग्नेट को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कराएंगे. ठीक है, इफ यू डिस्प्लेस इट बाय अ वेरी स्मॉल एंगल थीटा. क्लियर? और फिर हमने इसको सस्पेंड करके छोड़ दिया तो क्या होगा? ये इस तरह से वापस जाएगा, फिर इस तरह से वाइब्रेशन में होगा, उसके बाद ये अपनी मेन पोजीशन, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को फिर से अटेन कर लेगा. फिर से समझिए, अगर आपने इसको कुछ स्मॉल एंगल थीटा से सस्पेंड करके छोड़ दिया, ठीक है, क्या होगा? ये इस स्ट्रिंग में टॉर्जनल स्ट्रेन डेवलप होगा, टॉर्जनल टॉर्क डेवलप होगा. क्लियर? जिसकी वजह से हम देख चुके हैं टॉर्जनल टॉर्क क्या होता है एक्चुअली. ठीक है, इन गैल्वेनोमीटर. सो इस तरह से टॉर्जनल टॉर्क की वजह से ये आपका जो मैग्नेट है ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा. बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा, फिर ये वापस मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा. बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ये फिर आगे चला जाएगा, फिर मीन पोजीशन. इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन होगा, इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन होगा. लेकिन ये जो मोशन है अगर थीटा बहुत कम हो जाएगा तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा. ये चीज अभी आपको समझनी है. ठीक है, बॉडी इस केस में तो सिंपल हार्मोनिक ही मोशन होता था. अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस केस में आपको टाइम पीरियड ऑफ द ब्लॉक निकालना है. ठीक है, क्या निकालना है आपको? टाइम पीरियड ऑफ द ब्लॉक. तो हम क्या करते थे, याद होगा आपको भाई, सबसे पहले तो हम फोर्स निकालते थे. ठीक है, एंड दिस फोर्स इज इन टर्म्स ऑफ माइनस के एक्स, इन टर्म्स ऑफ displacement from the mean position. I hope this thing is very much clear. Actually this is a vector equation. So this force is a restoring force and negative sign shows us that. Clear? भाई जो negative sign है यहाँ पे वो बता रहा है कि ये force जो है ये restoring force है, मतलब displacement from the mean position के opposite direction में ये force लगेगा. अभी हम सिर्फ इसके magnitude की बात कर सकते हैं. ठीक है, इसके magnitude की बात करेंगे. This is our restoring force, हमें पता है. हम सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सो वी कैन राइट दिस एज F इज इक्वल्स टू kx सिंपली. हमें पता है ये फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है. अब हम उसकी डायरेक्शन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, सिंपली मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहे हैं. सो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर. नाउ आफ्टर दैट वी विल फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. दिस विल बी k बाय m x. क्लियर? एक्सेलरेशन ये हो जाएगा. ठीक है, आप नेगेटिव साइन के साथ भी अप्रोच कर सकते हो, लेकिन तब हम वो तब करेंगे जब हम इसकी डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हो. हमने मान लिया कि ये फोर्स जो है रिस्टोरिंग फोर्स है, तब अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हो तो नेगेटिव साइन नहीं लगाने का भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल एंड बेसिक कंसेप्ट, आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो. ठीक है, सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स. अगर आप माइनस लगाओगे देन दिस विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ओके, सो फ्रॉम हियर ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट k बाय m and t will be equals to 2 pi by omega. So dear students, you can find time period of the system. You can find the time period of the system, time period of simple harmonic motion. Simple means when the force is directed to x, clear, displacement, and harmonic means in a fixed time period, motion means motion. Clear? So this is the example of simple harmonic motion. Let us talk about this system. Let us talk about this system. अगर आपने इसको डिस्प्लेस किया तो इसमें एक टॉर्क लगेगा. ओके स्टूडेंट्स,
there will be a torque that is m cross b simply, ठीक है। और ये टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, मतलब ये टॉर्क इस मैग्नेट को अपनी इनिशियल पोजीशन पे लेके आने की कोशिश कर रहा होगा। दिस इज अ टॉर्जनल टॉर्क, दिस इज अ टॉर्जनल torque which is equals to this. So this is a restoring torque, clear? So tau equals to m cross b, आप निगेट माइनस m cross b भी लिख सकते हो। So this will be, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, लेकिन सिंपली इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो this will be माइनस m cross b, okay? So let us think this is our torque, clear? This is m cross b only. So ये restoring torque है और ये जो मैग्नीट्यूड इसका है this will be m b sin theta. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको लग रहा होगा कि ये भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन कहाँ हुआ, ठीक है। इस केस में जो फोर्स था आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन था, ठीक। और इस केस में टॉर्क है, तो ये टॉर्क जो है ये आपकी एक्चुअली दिस इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, क्लियर। तो ये टॉर्क आपके थीटा के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम टॉप व्यू देखें मैग्नेट का, पहले मैग्नेट इस तरह से था, दिस इज योर नॉर्थ पोल and this is your south pole। अब मैग्नेट को आपने थीटा से टिल्ट कर दिया है, so this is your, अगर हम टॉप व्यू देख रहे हैं तो ये बात होगी, clear? This is your north pole and this is your south pole, the magnet is rotated by an angle theta, magnet is rotated by an angle theta, clear? अगर ये थीटा बहुत, अगर टॉर्क जो है इस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए then this will be a case of simple harmonic motion again, clear? Because torque is directly proportional to angular displacement. This is the moment of force and this is the moment of linear displacement, we can say, ठीक है। So इस वजह से जब टॉर्क जो है this theta is the moment of linear displacement, अगर टॉर्क थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए then we will say that this is the example of simple harmonic motion, ठीक है। लेकिन अभी टॉर्क sin थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक assumption ले रहे हैं। assumption ये है, assumption बहुत इंपॉर्टेंट है। assumption ये है, सॉरी, assumption is very important and this is simply that theta is very small, theta tends to 0, clear? theta tends to 0। अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है तो उस केस में जो sin थीटा है this will approaches to 0, this sin theta will approach to 0, clear? इसमें लिमिट लग जाएगी थीटा टेंड टू 0, तो इसका मतलब sin theta will be equals to theta, clear? आपको याद होगा मैथमेटिक्स से कि भाई लिमिट ऑफ sin theta by theta, लिमिट theta tends to 0 will be equals to 1, so we can say from here sin theta will be equals to theta when theta is very small, clear? So from here we can write it as restoring torque will be equals to mb theta. I hope this thing is very much clear. Now you can simply use this method, ठीक है। आपने टॉर्क निकाला, आप एक्सेलरेशन निकालोगे, ओमेगा निकालोगे, टाइम पीरियड निकालोगे, ठीक है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं इसमें भाई। सो लेट अस डू इट हियर। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है भाई, टॉर्क आ गया आपका, अब आपका अल्फा आएगा, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई जब हम फोर्स के केस में बात करते हैं तो हम लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते थे, अब हम टॉर्क की बात कर रहे हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन। सो दिस इज आवर एंगुलर एक्सेलरेशन एंड दिस विल बी इक्वल्स टू tau will be equals to I alpha, tau will be equals to I alpha, as force will be equals to ma, net force of the system by Newton's law will be equals to ma. Similarly, Newton's law of rotation is torque, net torque on the system will be always equals to I alpha. I is the moment of inertia, as we all know. So this alpha will be equals to torque upon I, so this will be mb by I into theta. Clear? So this will be our angular acceleration, and when we will compare it from this omega square theta, then omega will be equals to under root I by mb. Clear? And from here time period will be equals to 2 pi by omega, so this will be 2 pi divided by under root I by mb. So this is your required time period. This is the required time period of vibration
मैग्नेटोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप द थिंग इज वेरी मच क्लियर। भाई आपने क्या किया, आपने सिर्फ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का टाइम पीरियड ही फाइंड आउट किया है सिंपली। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। क्लियर? तो बहुत सिंपल था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाई सबसे पहले आपने इस मैग्नेटोमीटर का, जो कि सिंपल क्या है, एक मैग्नेट है जिसको एक स्ट्रिंग से सस्पेंड करके रख दिया गया है, ठीक है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जिसमें वो अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर चुका है, ठीक है। अब आप अगर इसी को अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हो, देन दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा टेंड्स टू 0। क्लियर? सो टॉर्क जो है ये आपका m क्रॉस b होता है, दिस विल बी mb sin थीटा। क्लियर? यहां से अगर एजम्पशन हम देखें दैट थीटा टेंड्स टू 0, अगर थीटा टेंड्स टू 0 है तो ये sin थीटा, लिमिट sin थीटा बाय थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 विल बी इक्वल टू 1, sin थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, सो वी कैन राइट इट हियर थीटा। क्लियर? सो tau will be equals to mb theta, hence alpha angular acceleration will be equals to mb by I theta. Clear? From here omega square will be equals to mb by I. Clear? Omega square will be equals to mb by I, here it will be mb by I from comparison. Clear? So our time period of this vibration magnetometer will be equals to, simply this will be 2 pi under root I by mb, where m is what? The magnetic dipole moment of the bar magnet. Clear? And b is what? The magnetic field, the external magnetic field applied on the bar magnet. ठीक है? So magnetometer क्या करता है? It is used for comparison of magnetic moments and magnetic field. तो भाई आप देख रहे हो इस फॉर्मूले में, इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी आ रहा है, दैट इज कैपिटल M, और मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही है। तो मान लीजिए अगर आपके पास दो मैग्नेट हैं अलग अलग, ठीक है, आपको उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स को कंपेयर करना है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट पुट द मैग्नेट वन हियर एंड देन फाइंड द टाइम पीरियड आफ्टर शिफ्टिंग अ डिस्टेंस थीटा। क्लियर? पर्टिकुलर डिस्टेंस थीटा से उसको हम डिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, उसको हम उसकी एक्सिस चेंज करेंगे, फिर देखेंगे कितना टाइम पीरियड लग रहा है, उस टाइम पीरियड को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा मैग्नेट है हम उसको यहाँ पे रखेंगे, इसको हटा के उसको रखेंगे और फिर उसको भी थीटा से डिस्प्लेस करेंगे, उसका टाइम पीरियड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। क्योंकि आप समझ रहे हो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने नहीं चेंज करी, सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम। आई डिपेंड करेगा कि मैग्नेट की ज्योमेट्री कैसी है। क्लियर? सो अगर दोनों मैग्नेट की ज्योमेट्री भी सेम है, मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ दोनों सेम है, तब आपको कंपेयर करना है कि भाई किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। क्लियर? सो दो चीजें हैं, एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेम है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर ज्योमेट्री भी सेम है तो जो आपका टाइम पीरियड है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का, जब आपने मैग्नेट 1 लगाया तब T1 और जब आपने मैग्नेट 2 लगाया तब T2, लेट इट टू बी T2। क्लियर? सो ये जो टाइम पीरियड है, दिस टाइम पीरियड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। द रूट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसका मतलब सिर्फ ये है कि भाई अगर जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसको उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूं, आई एम रिपीटिंग, क्योंकि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो जिस भी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड अपने आप कम हो जाएगा। क्लियर? और जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कम होगा उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। आप इसको यहां से भी समझ सकते हो कि भाई जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसमें टॉर्क ज्यादा लगेगा, वो अपनी मेन पोजीशन को जल्दी अटेन कर सकता है। ठीक है? तो यहां से भी देख सकते हो, लेकिन यहां से नहीं, आपको ऑब्जर्व चीजें यहीं से करनी है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड एक्चुअली। ठीक है? सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I बाय Bm। क्लियर? सो यहां से T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ये तो तब बात हो गई जब हमें दो बार मैग्नेट्स हमारे पास, इनकी हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कंपेयर कराना है। ये तब की बात हो गई कि भाई दो मैग्नेट है, पहले मैग्नेट 1 लगाया, टाइम पीरियड ऑब्जर्व किया, मैग्नेट दूसरा लगाया, टाइम पीरियड ऑब्जर्व किया। ठीक है? ये तो तब की बात हो गई। अच्छा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर हमने कंपेयर कर लिया तो हमने मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी कंपेयर कर लिया, क्योंकि एज वी ऑल नो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज सिंपली m into 2l। अगर ज्योमेट्री सेम है तो l तो सेम होगा ही। ठीक है? सो यहां से हम बता सकते हैं कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ किस मैग्नेट की ज्यादा होगी। ठीक है? अगर जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसी की मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल चीज है, समझ पा रहे हो? सो अगर ये तो बात हो गई पहले केस की, जब हमें मेजर करना है, कंपेयर करना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को, अगर हमें दो अलग अलग बार मैग्नेट्स के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कंपेयर करना है। लेकिन अगर हमें
मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करना है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक ही मैग्नेट रखेंगे मैग्नेटिक इस वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में, ठीक है, और एक बार इस सिस्टम को हम प्लेस 1 पे रखेंगे, वहां से टाइम पीरियड T1 आ जाएगा, क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मैग्नेट फिक्स कर दिया है, I और M तो कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर है? अगर हमने मैग्नेट फिक्स कर रखा है तो I ज्योमेट्री की वजह से कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ज्योमेट्री कांस्टेंट हो ही अगर मैग्नेट फिक्स है, और M जो है दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अगर मैग्नेट फिक्स है तो ये भी कांस्टेंट होगा। आई होप द थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। क्लियर? सो अब ये हमारे पास मैग्नेटोमीटर है, इसको हमने प्लेस 1 पे रखा, टाइम पीरियड T1 आया, प्लेस 2 पे रखा, टाइम पीरियड T2 आया। अब हमें इन दोनों प्लेस की मैग्नेटिक फील्ड्स को कंपेयर करना है, तो आप समझ लो कि दिस टाइम पीरियड ऑफ द मैग्नेटोमीटर, मतलब आपने मैग्नेटोमीटर प्लेस 1 पे रखा, उसको थीटा से डिस्प्लेस किया और फिर उसका टाइम पीरियड रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है? टाइम पीरियड क्या है, जिस पोजीशन पे स्टार्ट हुआ है उसी पोजीशन पे जब वापस आ जाए सेम डायरेक्शन वेलोसिटी लेते हुए। ठीक है? सो दिस इज योर टाइम पीरियड। अगर आप मैं इसकी बात करूं कि भाई अगर आपने यहां से इसको छोड़ा तो जब ये वापस इस पोजीशन पे आएगा, दिस इज इट्स टाइम पीरियड। अगर आपने इसको यहां से छोड़ा, यहां से देख रहे हो, तो जब ये वापस इस पोजीशन पे आएगा तब वो उसका टाइम पीरियड नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड है, जाते समय वेलोसिटी राइट हैंड साइड है, जाते समय वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड थी। सॉरी, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये ब्लॉक पहले लेफ्ट गया, फिर राइट आ रहा है। अब जब ये वापस इस पोजीशन पे आएगा, दिस इज नॉट इट्स टाइम पीरियड, बिकॉज द वेलोसिटी इज ऑन राइट साइड, जाते समय वेलोसिटी लेफ्ट साइड थी। जब ये यहां से इस तरह से जाके वापस आके फिर आगे जाके फिर वापस आएगा, तब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। सो जाते समय वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अभी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, सो दिस कंप्लीट इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में कंफ्यूज मत होइएगा, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी लेते हुए जब पार्टिकल अपनी सेम पोजीशन पे आता है, देन दिस विल बी इट्स टाइम पीरियड। ठीक है? सो वही चीज है भाई, दोनों का टाइम पीरियड हमने रिकॉर्ड किया। अब जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसकी मैग्नेटिक, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, जिस पोजीशन का टाइम पीरियड ज्यादा होगा वहां की मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी अपने आप। क्यों? बिकॉज दिस टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? दिस आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ external magnetic field. Clear? So this is simply a device, this is simply a very simple device, very simple and basic device, because of which we can compare the magnetic dipole moment of a bar magnet and magnetic field of the external surface, external points. Clear? So what is the principle? The conclusion or the principle of the vibration magnetometer is simply, principle is whenever a freely suspended magnet, जैसे कि मैंने आपको बताया, whenever a freely suspended magnet in a uniform magnetic field, this uniform term is very important. क्यों भाई? अगर मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म नहीं होगी तो इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स भी आ जाएगा। क्लियर भाई? इस नॉर्थ पोल पे कुछ अलग फोर्स लग रहा होगा, इस साउथ पोल पे कुछ अलग फोर्स लग रहा होगा। क्लियर? अगर ये फील्ड मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में इंक्रीजिंग फील्ड है तो नॉर्थ पे फोर्स ज्यादा होगा, साउथ पे फोर्स कम होगा, फोर्स बैलेंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है? लेकिन इस केस में क्या है, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो आप समझ लो जितना फोर्स नॉर्थ पोल पे लगा लेफ्ट साइड, उतना ही फोर्स साउथ पोल पे लगा टुवर्ड राइट साइड, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। इस वजह से ये जो मैग्नेट है ये राइट और लेफ्ट शिफ्ट नहीं हुआ, सिर्फ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। क्लियर? सो दिस इज सिंपली अ एग्जांपल ऑफ द वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। क्लियर? सो the uniform magnetic field, clear, whenever a freely suspended magnet in a uniform magnetic field is disturbed from its equilibrium position, or we can say the stable equilibrium position, it starts vibrating about its mean position. इसकी mean position क्या होगी? when theta will be equals to 0. जब थीटा आपका 0 हो जाएगा वो इसकी mean position होगी, तो ये अपनी mean position के अबाउट इस तरह से vibrate कर रहा है। So by the time period of this vibration we will able to compare the magnetic field, external magnetic field and magnetic dipole moment of the magnet. Clear? तो चलिए अब इसकी एप्लीकेशन को एक बार समझते हैं अच्छे से। So you have to note down each and every point in this section because each point is very important. Clear? I hope कि आप अपने नोट्स साथ साथ बनाते हुए चल रहे हो, पीछे की चीज आप पीछे जो सेक्शन था उसको आप रिवाइज करते हुए चल रहे हो, ठीक है, तभी चीजें बहुत क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, चलिए
Okay, so now let us see the application of vibration magnetometer. So here are two applications, as you all know, for the comparison of horizontal component of Earth magnetic field. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पोजीशन 1 और पोजीशन 2 दोनों पोजीशन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड B1 मान लीजिए पहली पोजीशन मिल रही है और B2 मान लीजिए दूसरी पोजीशन मिल रही है। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को आपको कंपेयर कराना है, B1 B2 को आपको कंपेयर कराना है बाय रिकॉर्डिंग द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। क्लियर? सो लेट अस सपोज कि आपने जब पोजीशन 1 पे रखा तो टाइम पीरियड T1 आया, जब आपने पोजीशन 2 पे रखा और उसको मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो द टाइम पीरियड आ रहा है दैट इज T2। क्लियर? क्योंकि आपका मैग्नेट सेम है, सो आप जानते हो I and B, sorry, this is moment of inertia and magnetic dipole moment of the bar magnet will be same for both cases, will be same for both position. So I hope the thing is very much clear. भाई जब हम मैग्नेट ही नहीं चेंज कर रहे हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट द एक्सिस ऑफ स्ट्रिंग और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बार मैग्नेट का कैसे चेंज कर सकता है? नहीं चेंज कर सकता ना, तो ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट हो गई। अब हम सीधे टाइम पीरियड का अगर फॉर्मूला देखें तो दिस इज अवर टाइम पीरियड T will be equals to 2 pi under root I by mb. Clear? So from here I और m कांस्टेंट हो गए, so T will be inversely proportional to under root b. Clear? So from here we can apply this T1 by T2 will be equals to simply under root B2 by B1. Clear? So अगर आपका T1 T2 से बड़ा आ गया तो इसका मतलब B2 B1 से बड़ा होगा। Clear? So this is the comparison. याद रखिएगा अगर T1 T2 का रेशियो 4 है तो B2 और by B1 का रेशियो जो है ये 16 हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। Clear? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। So this is the application 1. Now we will talk about the application 2, that is the comparison of magnetic moment of two magnets of same size and mass. Clear? Same size है, दो मैग्नेट हैं जिनका सेम साइज है, सेम मास है, लेकिन तब भी उनकी पोल स्ट्रेंथ डिफरेंट हो सकती है बिकॉज ऑफ द मटेरियल। क्लियर? बिकॉज ऑफ द मैग्नेट। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उनका डाइपोल मोमेंट अलग हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना, क्योंकि भाई डाइपोल मोमेंट जो है ये तो आपके m क्रॉस 2l पे डिपेंड कर रहा है। 2l तो मान लो हमने फिक्स कर दिया। अब ये जो पोल स्ट्रेंथ है ये तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है ना, कितना अच्छा मैग्नेट है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, ये तो मैग्नेट पे डिपेंड करेगा। क्लियर? छोटे से मैग्नेट की भी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो सकती है और बड़े से बड़े मैग्नेट की स्ट्रेंथ भी बहुत कम हो सकती है। क्लियर? सो इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नेट। क्लियर? तो आपने दो सेम लेंथ के सेम मास के मैग्नेट्स ले लिए, अब इनकी स्ट्रेंथ डिफरेंट हो सकती है, इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफरेंट हो सकता है। सो यू हैव टू कंपेयर दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो फ्रॉम द सेम फॉर्मूला अगर आप इस बार क्या करना है, आपको स्ट्रिंग में अलग अलग मैग्नेट लगाने हैं, फिर उनका टाइम पीरियड रिकॉर्ड करना है एट द सेम पोजीशन, क्योंकि आपकी पोजीशन सेम है। तो इस केस में B will be same, B will be same for both cases, okay? So from the formula this let the time period of magnet 1 will be T1 and the time period of magnet 2 will be T2. Clear? So from formula this T is equals to 2 pi under root I by Bm। समझिएगा मैग्नेट का साइज सेम है, मैग्नेट का मास सेम है, इस वजह से I is equals to mr square, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम निकालेंगे दिस विल आल्सो बी सेम फॉर द मैग्नेट। फॉर्मूला ये नहीं लगाते हैं। क्लियर? तो बिकॉज दिस इज अ सिंपली क्यूबॉइड ऑब्जेक्ट और क्यूबॉइड के लिए आप अच्छे से जानते हो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस एक्सिस से क्या होने वाला है। ठीक है? किस एक्सिस से? एक्सिस ऑफ द स्ट्रिंग आपने पढ़ा है। ठीक है? सो यू कैन कंपेयर इट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सेम साइज एंड सेम मास ऑफ द मैग्नेट हियर इज। क्लियर? देन the magnetic dipole moment will vary। Clear? Magnetic field will be constant because the position is same and this moment of inertia will also be same because the size and mass is same। Clear? So moment of inertia is also same, I and B will be same for both the cases। ठीक है? So अब क्या होगा कि भाई यहां से आपको समझ में आ रहा है T is inversely proportional to
under root m, clear, root of magnetic dipole moment. So from here we will get that T1 by T2 will be equals to again under root m2 by m1. So अगर T1 और T2 का रेशियो 4 है तो m2 और m1 का रेशियो 16 हो जाएगा, मतलब m2 m1 से बड़ा हो जाएगा अगर T1 T2 से बड़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये एप्लीकेशन हो गई इसकी, एप्लीकेशन ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर की। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सोच समझ के जवाब देना है, क्लियर। इट इज अ वेरी सिंपल एंड बेसिक प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं। नॉट टेल मी द टाइम टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ मैग्नेटोमीटर if these two figures are suspended from a string, clear, which is like this. So this is the example of two magnetometer. Tell me the time period, clear। आपको दिया गया है पहले वाले, जो पहला वाला ये जो फिगर है, इसमें जो नीचे वाला मैग्नेट है इसका डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको दिया गया है। दिस इज सिंपली m1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आपको दिया गया है, दैट इज I1, ठीक है। और ऊपर वाले मैग्नेट का आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m2 दिया गया है, क्लियर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको I2 दिया गया, ठीक। सिमिलरली इस केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। सो यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड इन बोथ द केसेस, क्लियर। सो चलिए एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, देन यू हैव टू सी द सॉल्यूशन, क्लियर। सो आई होप कि आपने खुद से सॉल्व किया होगा, ठीक है। अगर आपने सॉल्व किया है तो चीजें आपको बहुत सिंपल लग रही होंगी, ठीक है। द टाइम पीरियड इज सिंपली, द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट व्हाट, इट इज I by Bm, क्लियर, I by Bm or we can say MB, ठीक है। So B is the external magnetic field, same in both the cases, ठीक, and I is the moment of inertia of the system and M is the magnetic dipole moment of the system। तो अगर हम बात करें इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आप अच्छे जानते हो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांसेप्ट, जब एक सिस्टम के ऊपर एक और सिस्टम रख रहे हैं और एक्सिस सेम है, ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, ठीक है। सो इन दिस केस इट विल बी सिंपली व्हाट, I1 प्लस I2। आपने पढ़ा होगा कि एक डिस्क के ऊपर अगर एक डिस्क रख दी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 हो जाता है, एक रॉड के ऊपर एक रॉड रख दी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 हो जाता है, ठीक है। अगर आपने एक रिंग के ऊपर एक रिंग रख दी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 हो जाएगा, क्लियर। सिंपल सी चीज है, आपने पढ़ा होगा ये 11th क्लास में, ठीक है। सो दिस विल बी द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस केस, क्लियर। एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की अब हम बात करते हैं। देखिए इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है नीचे वाले मैग्नेट का, दिस विल बी इन राइट डायरेक्शन एंड दिस विल आल्सो बी इन राइट डायरेक्शन। सो द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी सिंपली m1 प्लस m2, clear। But in this case, if we will talk about this case, then I will be equals to I1 plus I2, clear। But the magnetic dipole moment M, this will be equals to what? This is M1 and this is your M2, clear। So I hope the thing is very much clear, क्योंकि M ये नीचे वाला मैग्नेट बड़ा है तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि M1 जो है ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। So this will be M1 minus M2, clear। So this is your magnetic dipole moment and moment of inertia। तो इस केस में जो फॉर्मूला आपका बनेगा, दिस विल बी सिंपली T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I की जगह I1 प्लस I2 लिख दोगे, क्लियर, और B की जगह B एज इट इज, और M की जगह M1 प्लस M2। बट इन दिस केस इट विल बी लाइक एज T विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I की जगह I1 प्लस I2 रहेगा एज इट इज, क्लियर, डिवाइडेड बाय B इंटू M1 माइनस M2, क्लियर। सो अगर आपको ये T, अगर मान लीजिए क्वेश्चन है, आपको ये एक केस दिया और ये केस दिया है, ठीक है, और आपको इसके लिए T1 दे दिया, इसके लिए टाइम पे T2 दे दिया, तब भी आप चीजें कंपेयर करके निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड बेसिक एग्जांपल। यहाँ पे सीधे आपको ये देखना था कि भाई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, जो कि आपको पता है किस तरह से चेंज करेगी अगर एक के ऊपर एक हमने सिस्टम रख दिया, ठीक है। सो this is a very simple and basic question. Now we are moving toward a more interesting question. Okay, so now let us talk about this numerical. This is a very simple and basic numerical based on the vibration magnetometer. Clear, vibration magnetometer पे based ये
सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसको एक बार पॉज करके वीडियो को खुद सॉल्व कीजिए, देन यू हैव टू सी द सॉल्यूशन. ओके, सो आई होप दैट यू हैव सॉल्व्ड इट बाय योरसेल्फ. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द न्यूमेरिकल जस्ट लिसन. So a vibration magnetometer consists of two identical bar magnets. So two identical bar magnets हैं, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम हो जाएगा. ठीक है, तो क्या आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम हो जाएगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी सेम हो जाएगा. ठीक है, मैग्नेट्स प्लेस्ड वन ओवर द अदर सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर. म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर. नाउ the time period of oscillation in a horizontal magnetic field is 4 seconds. The time period of horizontal magnetic field is the time period of oscillation in a horizontal magnetic field is 4 seconds. Clear? If one of the magnet is taken away, find the period of other in the same field. Clear? समझ पा रहे हो क्या है सिस्टम? देखिए सिस्टम ये है कि भाई इस तरह से ये आपके दो बार मैग्नेट्स हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रखे हुए हैं. ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर बार मैग्नेट और इसको हमने सस्पेंड कर दिया है स्ट्रिंग से. क्लियर? नाउ दिस इज इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक, और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये इक्विलिब्रियम पे सिस्टम आ चुका है. ठीक, अब जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ चुका है और आप इसे इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करेंगे, अगर आप इसे इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में आ जाएगा, एसएचएम में आ जाएगा. क्लियर? एंगुलर मोशन में. ठीक है, इस तरह से. तो हियर इज द एसोसिएटेड टाइम पीरियड विद दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन. क्लियर? जो कि टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I by bm के बराबर होता है. where this I is the moment of inertia of this system, this magnetic system, clear, through the axis of the string. Clear? And B is the external magnetic field which is constant in both the cases. Clear? जब आप इस सिस्टम से एक मैग्नेट को हटा रहे हो, क्लियर, उस केस में आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन दूसरी होगी. जब वहां से डिस्प्लेस करोगे तब टाइम पीरियड कितना होता है ये पूछा गया. क्लियर? सो m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम. ठीक है, जब ये इस तरह से, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो द नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यू कैन फाइंड इट बाय योरसेल्फ. क्लियर? उसके बाद आप पहले टाइम पीरियड को कंपेयर करोगे. दिस इज 4 सेकंड गिवन टू अस. उसके बाद आपको तब टाइम पीरियड निकालना है जब आप इसे एक मैग्नेट को हटा दोगे. अब ये सिस्टम जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंक्लाइन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा. तब वहां से अगर आप इसको फिर से डिस्प्लेस करते हो देन व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड. क्लियर? ये पूछा गया. बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से करो. ठीक है, देन यू हैव टू सी द सॉल्यूशन. नाउ समझिएगा कि 4 सेकंड दिया गया है टाइम पीरियड इस सिस्टम का, इस मैग्नेटिक सिस्टम का टाइम पीरियड आपको 4 सेकंड दिया गया है. ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि भाई ये आपका एक मैग्नेट है, ये आपका दूसरा मैग्नेट है. क्लियर? so this will be south pole, this will be north pole, this will be south pole, this will be north pole. clear? so south से north direction आपका magnetic dipole moment होता है. this will be m and this will be m, क्योंकि कहा गया है दोनों मैग्नेट आइडेंटिकल हैं, सेम मटेरियल की भी होंगे. ठीक है, so this will be the magnetic dipole moment m and m. clear? so the resultant magnetic dipole moment will be in this direction, m resultant. clear? and this m resultant magnitude will be equals to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. clear? so a square is simply m square plus m square plus 2 m cos 90. I hope the thing is very much clear. Now cos 90 becomes 0, so this will be root 2 m. Okay, so I hope the thing is very much clear. Now this is your mr. Okay, this is your mr. Now let us talk about the moment of inertia. ठीक है, so moment of inertia इस एक मैग्नेट का इसके अबाउट I था, दूसरे मैग्नेट का भी इसके अबाउट I आ गया. so the net moment of inertia will be from the same axis will become I will be equals to I plus I, resultant will be equals to I plus I, this is 2I, so this will be 2I. ठीक है, so ये आपको यहां से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा जो कि 4 सेकंड दिया हुआ है इस सिस्टम का. क्लियर? so this time period will be equals to what? t will be equals to 2 pi under root I by bm. so I की जगह आप 2I लिखेंगे. क्लियर? भाई एक मैग्नेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I,
एक मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है. क्लियर? सो दिस इज 2I divided by root 2 m and this will be equals to 4 seconds. Sorry, b भी था यहाँ पे because I upon bm, so here is b2. Clear? b भी है यहाँ पे into में. So this is the time period. This is given 4 seconds. Now what we have to find t dash. भाई जब आप एक मैग्नेट को हटा दोगे, अगर आप एक मैग्नेट को हटा रहे हो तो दूसरा मैग्नेट जो है उसके लिए जो mr होगा वो m के बराबर हो जाएगा और ir जो है वो I के बराबर हो जाएगा. क्लियर? सो यू हैव टू फाइंड दिस थिंग 2 pi under root I by b m. दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू फाइंड. क्लियर? सो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं 2 pi को एज इट इज रखो, यहां पे ऊपर रूट 2 आएगा, रूट 2 से डिवाइड कर देंगे जाके. सो दिस विल बी 4 by root 2, 4 by under root 2. बहुत ही सिंपल और बेसिक न्यूमेरिकल था. तो दिस विल बी 2 root 2 सिंपली और इसकी यूनिट हो जाएगी सेकेंड में. आई होप द थिंग इज वेरी मच क्लियर. ठीक है, एक बार खुद से ऑब्जर्व कर लीजिए, एक बार खुद से आप ऑब्जर्व कर लीजिए. सो दिस विल बी जस्ट लाइक दैट. दिस इज द वेरी सिंपल एंड बेसिक थिंग. क्लियर? दिस विल बी root 2, this will be 4 by root 2, hence 2 root 2 second is our answer. Okay, so I hope the thing is very much clear. This is t dash what we have to find. Clear? And this is given to us 4 seconds. ठीक है? If one of the bar magnet is taken away, find the period of other in the same field. Clear? So this is your complete answer. I hope the thing is very much clear. ठीक? बस आपको ध्यान में जो चीज रखनी है वो ये रखनी है कि भाई t आपका जो है t is equals to simply t is equals to what? जो चीज आपको मेन चीज आपको जो दिमाग में रखनी है, दिस इज t will be equals to 2 pi under root I by bm, where this I is the moment of inertia through the axis, the complete moment of inertia of the system. ठीक है? And b is the external magnetic field, m is the complete net magnetic dipole moment of the system. ठीक है? So t is the time period of the system. ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी आप खुद कर सकते हो ये. क्लियर? चलिए. Okay, so now let us talk about the classification of magnetic materials. Clear? So magnetic material से यहाँ पे सिंपल सा मतलब इतना है कि भाई जो वो मटेरियल जिनके पास कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. ठीक है? अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ठीक है, इनके बारे में बात हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे. क्लियर? बट इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. क्लियर? कितने टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं. सो आप अभी डेफिनेशन से आराम से आपको समझ में आ जाएगी कि वो क्या प्रॉपर्टीज होंगी जिसके बेसिस पे हम बता रहे हैं कि इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी कि नहीं. क्लियर? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बेसिकली ये हैं कि भाई वो सब्सटेंसेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सर्ट कराने में, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कराने पे कुछ मोशन करें. क्लियर? कुछ इंटरेक्शन शो करें. फॉर एग्जांपल, if we put the substance in an external magnetic field, then the substance will attract by the magnet. It may be attracted by the magnet. Clear? Or it may be repelled by the magnet. Clear? So this type of characteristics are the properties of a magnet, a magnetic substance. Clear? So these types of properties, the substance which having these types of properties are known as magnetic substance. Clear? और कितने टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये हम देखने वाले हैं. So there are 3 types of magnetic substance. One is diamagnetic substance, second is paramagnetic substance, and the third is ferromagnetic substance. Clear? So सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं diamagnetic substance and paramagnetic substance की. उसके बाद हम बात करेंगे ferromagnetic substance की. Clear? और इनकी डेफिनेशन समझेंगे. In the next one we will compare lots of properties of these together. Clear? तो नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. ठीक है? उसके बाद हम इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करने के बाद हम इन तीनों टाइप के मटेरियल में इन प्रॉपर्टीज का वेरिएशन भी देखेंगे. क्लियर? सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. तो सबसे पहले बात करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है. सो द सब्सटेंस व्हिच आर फीबली मैग्नेटाइज्ड in a direction opposite to that of magnetizing field, in the direction opposite to that of magnetizing field in which they are placed. Clear? Example, this is bismuth, copper, gold,
antimony, mercury and water. Clear? सिंपल सा मतलब है कि भाई the substance which are feebly magnetized in the direction opposite to the that of the magnetizing field. मतलब magnetizing field क्या है? आपने substance लिया, ठीक है? उस substance को आपने for example मान लीजिए एक आपने कॉपर का एक पीस ले लिया, ठीक है? अब इस पीस को आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा और इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है ये इस तरह से हो जाए कि द सब्सटेंस विच आर फीबली मैग्नेटाइज, ये खुद मैग्नेटाइज हो जाए, ये कॉपर का पीस खुद मैग्नेटाइज हो जाए, फिर इसमें खुद मैग्नेटिक कैरेक्टर्स आ जाएं, फिर इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दैट ऑफ अप्लाइंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड. फॉर एग्जांपल आपने एक सोलेनॉइड लिया, सोलेनॉइड के अंदर आप जानते हो खाली जगह होती है, ठीक है? सोलेनॉइड है आपके पास, ठीक? अब इस सोलेनॉइड में आपने करंट पास आउट किया, इस करंट की वजह से क्या हुआ कि सोलेनॉइड की एक्सेस में एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई. क्लियर? तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में है. अब क्या होगा, अब आपने इस सोलेनॉइड में एक कॉपर का पीस रखा, पहले करंट शट डाउन करी, फिर उसके बाद आपने कॉपर का पीस इस सोलेनॉइड में रख दिया. इस तरह से आपने इस सोलेनॉइड में एक कॉपर का पीस ये रख दिया. सो लेट अस सपोज दिस इज बाय ब्लू कलर. So this is a copper piece inside a solenoid. Clear? अब ये solenoid में करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इस सिस्टम में that will be in right direction. Clear? तो क्या होगा, ये आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो जाएगी. जो solenoid की फील्ड है, this is your मैग्नेटाइजिंग फील्ड है. ओके, तो ये जो ब्लैक कलर से मैं फील्ड दिखा रहा हूँ, this is your मैग्नेटाइजिंग फील्ड, that is the field of the solenoid. Clear? And this is your magnetic substance. आपने मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक? अब ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है देखा जाता है कि इसमें भी कुछ समय बाद इसमें भी कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर्स आने लगते हैं. इसका मतलब ये एक मैग्नेट को अटैक करने लगता है या फिर रिपल करने लगता है. क्या होता है डायमैग्नेटिक केस में, ये हम बाद में देखेंगे कि रिपल करेगा कि अटैक करेगा, ठीक? पहले तो समझने वाली चीज ये है कि इसमें जो मैग्नेटाइजेशन आएगा, इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटाइजेशन आता है वो इस तरह से आता है, that is it is in the direction opposite to that of magnetizing field. मतलब जो भी इसमें मैग्नेटाइजेशन आएगा, जो भी इसमें मैग्नेटिज्म आएगा, जो भी इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर्स आएंगे वो इस तरह से आएंगे कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी that will be in the opposite direction of the applied magnetizing field. applied magnetizing field के opposite direction में आपका मैग्नेटाइजेशन होगा. क्लियर? मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब ये है कि भाई ये जो कॉपर का पीस है ये जब मैग्नेटाइज होगा तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, क्लियर? मतलब जो यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन आएगा, क्लियर, वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा. मतलब उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टेंस में अब आएगी वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगी. मतलब कि ये जो सब्सटेंस है ये इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करेगा, क्लियर? और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करेगा तो ये हाई इंटेंसिटी वाली फील्ड से लो इंटेंसिटी वाली एक्सटर्नल फील्ड के रीजन में पहुंचना चाहेगा ये कॉपर का पीस. समझ पा रहे हो? ये चीजें अभी हम और आगे देखेंगे. अभी हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है. क्लियर? पहले हम सिंपल डेफिनेशन समझ रहे हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? सो द सब्सटेंस व्हिच आर फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन दैट ऑफ अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब आपको समझ में आ गया. ये जो सोलेनॉइड की फील्ड है जिससे हम सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, दिस इज अवर मैग्नेटाइजिंग फील्ड. क्लियर? और जो बार मैग्नेट है यहाँ पे, जो बार मैग्नेट है, क्लियर, जो बार मैग्नेट बन जाएगा, जो कॉपर का पीस है यहाँ पे वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन ले रहा है, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, ठीक. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. अभी हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता है. एक चीज जो आपको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में इस समय और ध्यान में रखनी है वो ये याद रखनी है, दीज सब्सटेंस हैव द ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, odd number of, we can say, I have to write it very clear, odd number of electrons. ठीक है? इन सब्सटेंस के पास जनरली देखा जाता है इनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? सो बिकॉज ऑफ, सॉरी ऑड नहीं, dia for dual, clear? So even number of electrons. These substances will have even number of electrons. It is a little bit confusing, but you have to learn it by heart that dia means 2 and 2 is even, so even number of electrons these substances will have. Okay, so these substances will have even number of electrons. Because of this
because of this even number of electrons, the substance which are these substances are feebly magnetized in the direction opposite to the direction of magnetizing field. Okay, and the example of this: bismuth, antimony, copper, gold, water. These all have lots of odd number of electrons. Clear? So this is the thing behind that. Clear? Now let us talk about, sorry, these substances will have the even number of electrons. Sorry, as we can see in water H2O, there are 18 number of electrons. Clear? 18 electrons, or we can say the H2O. In O there are 8 electrons. Clear? And in hydrogen there are 2 hydrogen, 1 electron on each. So there are 2 electrons from hydrogen. So there are total 10 electrons in the case of water. So this is our even number. So the diamagnetic substance will have the even number of electrons with it. Clear? So ये सारे substance जो होंगे जिनके पास even number of electrons होंगे, clear? ये सारे diamagnetic substance होंगे पहली चीज. अगर उनमें कुछ magnetic character है तो diamagnetic substance ही होंगे. ठीक है? Now let us talk about the paramagnetic substances. So the substances which are feebly magnetized, the substances which are feebly magnetized in a direction of magnetic field, in the direction of external magnetic field in which they are placed. Example: aluminium, platinum, magnesium, CuSO4, etc. Clear? So definition से साफ साफ clear है कि भाई the substances which are feebly magnetized in the direction of magnetic field. मतलब क्या है कि यही सिस्टम है. इस बार आपने कॉपर नहीं, इस बार आपने एल्यूमिनियम लिया है. क्लियर? इस बार आपने सोलेनॉइड के अंदर कॉपर नहीं बल्कि एल्यूमिनियम का पीस लिया है, और ये पीस जो है मैग्नेटाइज, इसमें जो मैग्नेटिक कैरेक्टर्स आते हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आती है. ठीक है? इसका मतलब क्या है कि ये सब्सटेंस जो जब मैग्नेटाइज होगा, व्हेन दिस सब्सटेंस विल बी मैग्नेटाइज्ड, क्लियर? तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होंगी. मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा तो इसकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक, जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होंगी वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगी. इसका मतलब क्या है, जब हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करेंगे तो इनसाइड द मैग्नेटिक सब्सटेंस द मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज. लेकिन जब हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करेंगे देन द इनसाइड द मैग्नेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज. द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी more than the outside magnetic field. Clear? The diamagnetic substance will move from high intensity of magnetic field region toward the low intensity magnetic field region. But the paramagnetic substance will move from low intensity magnetic field region to a high magnetic field intensity region. अगर आपने एक मैग्नेट को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास रखा तो वो रिपल करेगा. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस विल बी रिपल्ड बाय दैट मैग्नेट. क्लियर? लेकिन आपने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आपने एक मैग्नेट के पास रखा then that will be attracted by the external magnet. Clear? So these are the basic difference of the diamagnetic substance and paramagnetic substance. अभी हम reason भी देखेंगे कि भाई ऐसा होता क्यों है कि diamagnetic substance will develop a magnetic field in the opposite direction of the external magnetic field, and while the paramagnetic substance will develop the magnetic field in the direction of external magnetic field. Clear? जो इसका रीजन है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा. द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विल हैव द ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? सो अभी मैं इस टर्म को एक्सप्लेन भी करूंगा कि ऐसा होता क्यों है. ठीक है? लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है और ये याद रखना है कि क्यों होता है, क्योंकि इसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डाई फॉर इवन एंड पैरा फॉर ऑड. क्लियर? सो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विल हैव, because of which these are magnetized in the direction of magnetic field. मैं अच्छे से आपको जब बताऊंगा तो आपको ये चीजें बहुत ही सिंपल लगने लगेंगी. इसका रीजन बहुत सिंपल है. पहले हम मैग्नेटिक इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं. So there is a third type of magnetic substance which is known as ferromagnetic substance. Let us talk about that. Okay, so now let us talk about the third type of magnetic substance, that is ferromagnetic substance. Clear? So देखिए डेफिनेशन से तो आपको ऐसा लगेगा पहली बार में कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के तरीके हैं, लेकिन ये एकदम उनसे डिफरेंट है. ठीक है? चलिए समझते हैं. तो द डेफिनेशन इज द सब्सटेंस व्हिच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन व्हिच दे आर प्लेस्ड आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ठीक है? मतलब क्या होगा, ये आपका सोलेनॉइड है. ठीक है? ये आपका इस तरह से सोलेनॉइड है जिसमें करंट चल रही है, और इस सोलेनॉइड में आपने इसी सब्सटेंस को, इस बार फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आपने इस तरह से रखा हुआ है. क्लियर?
अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगी, सोलेनोइड की फील्ड, दैट इज म्यू नॉट एन आई, क्लियर। और ये आपने एक्सटर्नल एक सब्सटेंस रखा है, दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या होगा? द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल बी मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। मतलब इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी और ये स्ट्रॉन्ग होगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड or magnetization induced in the paramagnetic substance will be feeble, will be weak, clear, and the magnetization in the ferromagnetic substance will be always strong. The magnetic field induced because of this external magnetic field is always strong and in the direction of magnetic field, clear. So अगर हम बात करें कि इस सब्सटेंस के, इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, तो बहुत हाई डेंसिटी हो जाती है, क्लियर। इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की और डेंसिटी वी कैन से बहुत हाई हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की, क्लियर। भाई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर डेंसिटी हाई होती है लेकिन फीबली हाई होती है, ठीक है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड आर फीबल, क्लियर। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है इनसाइड द मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्लियर। इट विल बी राइज वेरी मच, क्लियर। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस वजह से ये जो सब्सटेंसेस हैं ये लो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वाले रीजन से हाई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रीजन में जाना चाहते हैं, ठीक है, और जाते हैं और बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लगता है। अगर आप इसके पास कोई मैग्नेट रखोगे तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैग्नेट का बहुत हाई होगा, क्लियर। फॉर एग्जांपल यू हैव सीन दैट व्हेन वी प्लेस्ड अ मैग्नेट टुवर्ड अ आयरन सब्सटेंस, क्लियर। तो आयरन के पास ये आयरन जो है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल है। दिस इज नॉट अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दिस इज नॉट अ paramagnetic substance, this is an example of a ferromagnetic substance, clear. So ferromagnetic substance का एग्जांपल आयरन है। जैसे ही आप आयरन के पास एक मैग्नेट रखते हो तो आप देखते हो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है, क्लियर। अगर मैग्नेट काफी बड़ा है तो आप तो रोक भी नहीं पाओगे, समझ पा रहे हो उस मैग्नेट को आयरन के पास जाने से, ठीक है, अगर काफी पास हुआ दोनों का सिस्टम, ठीक है। So this is the example of ferro, iron is the example of ferromagnetic substance। तो ferromagnetic substance ये जो है आपके लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन से हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जाना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैग्नेट का वो ज्यादा होता है देन द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, क्लियर। सो दिस इज बेसिकली द एग्जांपल। अब देखिए उसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, किसमें? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की कोई बात नहीं होगी, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की कोई बात नहीं होगी। द एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर आयरन, कोबाल्ट, nickel and number of alloys, clear. These are the examples of ferromagnetic substances. So from here the classification of substances I have already told you, clear. But the differences between these substances and the reason behind why the paramagnetic substance magnetic field magnetized in the direction of magnetic external magnetic field, diamagnetic substance will magnetize in the opposite direction of magnetic field, and ferromagnetic substance magnetized strongly in the direction of magnetic field. The reason behind this I have not tell you till now, clear. But in the next lecture we will talk about that, ठीक है। In the next lecture we will talk about the reason of these types of magnetization, clear. And in the next lecture we will again talk about some types of magnetic properties, clear. For example, magnetic intensity, intensity of magnetization, clear. Magnetic susceptibility, magnetic permeability, इन सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। फिर वहां से हम आपको बताएंगे, वहां से मैं आपको बताऊंगा कि भाई वहां से कैसे इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप बताओगे कि कौन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, कौन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, कौन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल लेट अस टॉक अबाउट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू अगर यहाँ से यहाँ तक है तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, यहाँ से यहाँ तक है तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, यहाँ से यहाँ तक है तो ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक। सो दीज टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो आज अभी तक परमानेंट, और दैट विल बी द लास्ट लेक्चर, आई होप सो, that will be the last lecture of permanent magnet or magnetic properties, clear. So magnetic properties of permanent magnet में starting से बात कर लेते हैं, एक बार आपने क्या क्या चीजें देखी हैं। So in the first lecture we will talk about simply the bar magnet or we can say the magnetic dipole, clear. In the next lecture we will talk about the current carrying loop as a magnetic dipole or the atom as a magnetic dipole, and further we will talk about the earth magnetism, clear. In this lecture we will talk about the vibration magnetometer, clear, and classification of the magnetic materials, clear. So this is all about the permanent magnets, the permanent magnet and
and properties of magnet. In the next lecture, we will talk about the basic properties of magnetic materials, clear? And then we will talk about some basic things about the permanent magnet or simply electromagnet, clear? So इनके बारे में हम थोड़ी सी बात भी करेंगे भाई परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, उसके बाद हम हिस्टेरिसिस लॉस की बात करेंगे. So I hope the next lecture will be the last lecture of this permanent magnet topic, clear? And after this we will start magnetic induction, clear? Electromagnetic induction chapter, ठीक है, that is EMI, electromagnetic induction chapter, clear? In which I will told you that whenever in a loop we will change, whenever in a closed loop we will change the magnetic flux. Magnetic flux क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था E dot A, ठीक है, that is electric field dot the area of the surface, वैसे ही magnetic flux होगा magnetic field dot area of the loop, clear? So this magnetic field जब भी, or we can say electric field as the number of electric field lines passing through the surface. Similarly we can say magnetic flux is the magnetic field lines passing through the surface. समझ पा रहे हो? तो अगर magnetic flux आप किसी लूप से चेंज कर रहे हो तो उसमें एक करंट इंड्यूस हो जाती है. क्या इंड्यूस हो जाती है? करंट इंड्यूस हो जाती है, क्लियर? दैट विल अपोज द चेंज इन दैट मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल अपोज द चेंज इन दैट मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, क्लियर? लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. समझ पा रहे हो कि मतलब कोई भी एक क्लोज लूप है, उससे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही होंगी या फिर अंदर जा रही होंगी. अगर आप वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करते हो, अगर आप वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करते हो तो तुरंत समझ जाओ कि वहां पे एक करंट इंड्यूस्ड होगा जो उस चेंज को अपोज करेगा. दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इस लॉ की हम बात करेंगे, बहुत अच्छे से समझना है मेरी बात, ठीक है? बट फिर नॉट इन दिस चैप्टर, इन द नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर द परमानेंट मैग्नेट, क्लियर? दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एंड आफ्टर दैट चैप्टर वी विल स्टडी द AC current, alternating current, clear? In which we will see lots of interesting concepts, clear? So stay tuned guys, make your notes, clear? Which will help you for the revision, clear? क्विक रिवीजन के लिए नोट्स आपको बहुत जरूरी है. आप फिर से ये वीडियो नहीं देख सकते, मैं हमेशा कहता हूँ. और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस इस चैप्टर में तो ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन इन द नेक्स्ट चैप्टर देयर विल बी लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, क्लियर? सो दिस इज द थिंग दैट आई हैव टू कवर नाउ. थैंक यू.